हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपुर में वायलेंस क्यों हुआ था, क्या क्या फैक्टर थे, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। तो रीजंस काफ़ी सारे थे। इसको हम जैसे जैसे वीडियो आगे मूव ऑन करते रहेगा मैं रीज़न को बताते रहूँगा क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या रीज़न थे मणिपुर में वायलेंस होने का। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही केस स्टडी पे अपडेट देते रहूँगा मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया का मैप है। इस मैप में देखिए नीचे आ जाइए आप। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ, वहाँ पे इंडिकेट कर रखा डायरेक्शन को कि सर्कल के ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थ एरिया आ जाएगा, नॉर्थ स्टेट आ जाएगा। लेफ्ट वाले पार्ट में वेस्ट स्टेट आ जाएगा और आपके राइट वाले पार्ट में ईस्ट हो जाएगा। और नीचे वाला जो सबसे होगा सर्कल का वो साउथ हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैप को देख लेते हैं। मैप का ऊपर वाला पार्ट में नॉर्थ हो गया। नॉर्थ में कौन कौन सा स्टेट आ गए आपके? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। वेस्ट में गुजरात हो गया। अब देखिए नीचे वाला जो पार्ट है साउथ, वहाँ पे तमिलनाडु, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। ईस्ट वाले पार्ट में आपका आ गया वेस्ट बंगाल आ गया। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से इंडिया के स्टेट आ रहे हैं। असम दिख रहा है आपको, मणिपुर दिख रहा है, मिजोरम दिख रहा है, नागालैंड दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। तो हम नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट है उसको हम चलिए आगे देखते हैं। इस मैप में देखिए सेवन सिस्टर का मैप है। इसमें सेवन सिस्टर में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और एक असम हो गया। तो जितने भी ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। तो हम फटाफट काउंट कर लेते हैं। सिक्किम एक, अरुणाचल प्रदेश दो, नागालैंड तीन, मणिपुर चार, मिजोरम पाँच, त्रिपुरा छः, मेघालय सात और एक असम आठ हो गया। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? नॉर्थ ईस्ट में आठ हो गए। जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर स्टेट 22,327 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर एक इम्फाल घाटी है। ये स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 10% हिस्सा है तथा यहाँ की जनसंख्या 57% है। तो जितना भी मणिपुर का पॉपुलेशन है उसका 57% लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। तो देखिए जितना भी मणिपुर है 22,327 अगर हम बता रहे हैं तो इसका 10% कितना हो गया? 2,232 किलोमीटर। उसमें मणिपुर का पॉपुलेशन 57% इसी घाटी में रहता है। अब इस घाटी में देखिए 57% पॉपुलेशन में कौन कौन आते हैं? मैते। मैते जो बड़े पैमाने पर हिंदू हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध, मूल, सनमाही, अनुमाई भी शामिल हैं। अब आपको लगेगा सनमाही क्या है ये? तो एक्चुअल में सनमाही धर्म जो है भारत के मणिपुर राज्य के मैतेई लोग में प्रचलित एक धार्मिक परंपरा है। इसे कार्डलेई भी कहते हैं। यह एक जीववादी धर्म है जिसमें पूर्वजों की पूजा का परंपरा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या समझा? मणिपुर में मेनली मैतेई रहते हैं। मैतेई में क्या क्या आ गए? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और सनमाही। मैते यहाँ के 10% एरिया जिसे हम इम्फाल वैली कहते हैं वहाँ पे रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट वो हिल एरिया में नहीं जा सकते हैं। अगर उनको हिल एरिया में जाना है तो लोग परमिशन लेना पड़ेगा। किन से परमिशन लेना पड़ेगा? लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से। बट वही नागा और कुकी हो गए, अगर उनको इम्फाल वैली में आना है तो बेझिझक आ सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ के आसपास का एरिया है जो 90% है, मणिपुर दो पार्ट में बटा हुआ है। उसमें जो 90% हिली एरिया है
उसमें 43% पॉपुलेशन रहता है। 57% कहाँ पे था? इम्फाल घाटी में। और 43% आप हिली एरिया में रहते हैं। अब 43% पॉपुलेशन में आप ये देखिए 34 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर आप कह लीजिए इसमें नागा और कुकी रहते हैं जनरली। नागा और कुकी के को कैटेगराइज किया गया है इनमें। यहाँ पर साउथ रीजन में कुकी रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागा रहते हैं। इन दोनों का यहाँ पे डोमिनेंस है, नागा और कुकी का। 2000 अगर जनगणना की बात करें, 2011 में जनगणना हुआ था, वहाँ पे मणिपुर में ईसाई सबसे दूसरा नंबर पर धर्म निकल के आया था। आदिवासी समुदाय कुकी और नागा पड़ोसी राज्य में के आसपास में साथ साथ रहते हैं। तो कुकी, नागा और आदिवासी समूह जो हो गया वो आसपास के एरिया में भी रहते हैं। अगर मैं ट्राइबल ग्रुप की बात करूं, ट्राइबल ग्रुप में कौन कौन से आ गए? नागा और कुकी। इनको शेड्यूल ट्राइबल का मतलब स्टेट का इनका स्टेटस है, जबकि जो मैते लोग रहते हैं उनका ओबीसी का स्टेटस है। तो अभी ये चीज़ देखिए आप, मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता का वर्चस्व तो है ही है। वहाँ पे कभी कांग्रेस जीतता है, कभी बीजेपी जीतता है। वहाँ पे टोटल 60 सीट है, आप ये देख लीजिए। 60 सीट में से 19 सीट एसटी के लिए यानी नागा और कुकी के लिए रिजर्व है। वहीं पे 40 सीट अनरिजर्व है, मतलब वहाँ से कोई भी उम्मीदवार लड़ सकता है। जिसमें से 39 सीट पिछले चुनाव में मैते उम्मीदवार ने जीती थी। मतलब 40 सीट अनरिजर्व जो है उसमें से 39 सीट मैते के जो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों ने जीता था। अब आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो को देख करके काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक फ़ोटो वायलेंस से रिलेटेड है, जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था। इस फोटो में देखिए आपको ये साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है। कॉमनली मणिपुर दो पार्ट में डिवाइड होता है, वैली और हिल्स एरिया। तो आप ये देख लीजिए वैली में कितने परसेंट लोग रहते हैं? 57% लोग, जो मणिपुर का 10% हिस्सा है। हिल डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंट लोग रहते हैं? 43% लोग, जो मणिपुर का 90% हिस्सा है। तो अब ये देख लीजिए कुकीज़ एंड नागा का 90% में वर्चस्व है। ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, जो हिली एरिया पार्ट में रहते हैं। बट जब भी इनका बजट आता है, फाइनेंस बजट आता है, तो जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है वो मैक्सिमम स्पेंडिंग कौन से एरिया के लिए होता है? वैली एरिया के लिए, जो मणिपुर का 10% हिस्सा बनता है। ऐसा कुकी और नागा का मानना है। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैतेई लोग, जो मैंने भी आपको ऊपर बता दिया, मैतेई लोग पहाड़ी एरिया में लैंड को परचेज नहीं कर सकते, बट कुकीज़ और नागा को अलाउ है, वो लैंड परचेज कर सकते हैं वैली में। तो जनजाति मतलब नागा और कुकी ग्रुप के लोगों का शिकायत था कि गवर्नमेंट जो भी खर्च कर रही है बजट का अपना, मेनली उनका बजट होता है मैतेई लोग के लिए होता है, जो इम्फाल वैली में रहते हैं। हम यहाँ पे SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस और AWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिली एरिया और वैली एरिया के जिले में डिफरेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। अन्य श्रेणी में देखिए जनरल कैटेगरी के साथ अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग भी शामिल हैं। अब आप इस ग्राफ में देख लीजिए एक बार, आपको नीचे इस ग्राफ में दिख रहा है वैली एरिया और डिस्ट्रिक्ट एरिया। मेनली मणिपुर इन्हीं दो एरियो में डिवाइडेड है। तो वैली एरिया में देख लीजिए मैते लोग रहते हैं, मैते लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। मतलब मैते को अगर टोटल मिला जाए तो 57% का पॉपुलेशन बनता है, जिसमें 38.68% हिंदू है, 8.07% मुस्लिम है एंड 8.01% अदर कास्ट है, और इसमें 2.08% क्रिश्चन भी है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए हिली एरिया में देखिए सबसे ज़्यादा 39.21% क्रिश्चन है,
क्रिश्चियन में कौन कौन आगे, मेनली इसमें नागा और कुकी हैं। 2.7% ही सिर्फ यहाँ पे हिंदू हैं और 0.3% और 0.18% अदर्स में आ गए हैं। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, इसको अब हम शॉर्ट में बोलेंगे STDCM, ने 2012 में मैतेई लोगों के लिए ST का दर्जा मांगना शुरू कर दिया था। तो क्या था, ये कमेटी ने 2012 में मैतेई लोगों के लिए दर्जा मांगना शुरू कर दिया था। SDM का ये दावा था कि 21 सितंबर 1949 में जो मणिपुर का मर्जर हुआ था भारत के साथ में, अगर ये इनको ST का मिल जाता है, इनको ST में लिस्ट कर दिया जाता है मैतेई लोगों को, तो जो हारमोनियस रिलेशन है मणिपुर और भारत के बीच में जो पहले था मर्जर के पहले, वैसा हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि देखिए आप ST में आप इनको लिस्ट कर दीजिए। इसके लिए प्रेसिडेंशियल पावर जो है आर्टिकल 342 एंड इसका क्लाउज 1 जो देता है उसका पावर यूज़ करके आप इनको ST में लिस्ट कर दीजिए। ये इस कमेटी का बोलना था। दूसरी ओर बात करें तो पहाड़ी में जो लोग रहते हैं नागा और कुकी, उनका ये मानना था कि अगर ये लिस्ट हो गए तो मैतेई लोग हिल एरिया में ईजिली आ सकते हैं, और अगर लिस्ट हो गए तो इनका जो प्रभाव था नागा और कुकी का कम हो जाएगा, क्योंकि नागा और कुकी भी ST में है और ST में ये भी हो जाएंगे, तो ईज़िली ये हिल एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, आके रह सकते हैं। जो भी ST को बेनिफिट दिया जाता है और मैतेई को बेनिफिट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसको ST में लिस्ट करवाने के लिए 2 बार बात की गई थी, एक बार 1982 में और एक बार 2001 में। तो 1982 में ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया था कि ST में देखो जी इसको लिस्ट हम नहीं करेंगे। 2001 में मणिपुर गवर्नमेंट ने खुद इसको मना कर दिया था कि ST में हम इनको दर्जा नहीं देंगे मैतेई लोगों को। अब एक बार हम पॉलिटिकल फैक्टर से, पॉलिटिकल एंगल से बात कर लेते हैं। तो 2002 से लेकर के 2017 तक वहाँ पे कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिसमें ओकराम इबोवी 3 टर्म्स तक कंटिन्यूस CM रहे। उसके बाद में 2017 में इलेक्शन हुआ। 2017 में वहाँ पे BJP जीती है, पर पूर्ण बहुमत उसको नहीं मिला। तो BJP को अपना सरकार बनाने के लिए वहाँ पर 2 पार्टी से गठबंधन किया गया था। पहला जो पार्टी था वो नागा पीपुल्स फ्रंट, और दूसरा जो पार्टी था वहाँ पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी था। तो इन लोगों के साथ में गठबंधन किया। 2017 में BJP का बस 21 सीट आया था। 60 में से इनको 31 सीट लाना था CM बनने के लिए, BJP वहाँ पे मणिपुर में सरकार बनाने के लिए, पर क्योंकि 21 सीट आया था इसलिए इन दोनों पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया और अपनी सरकार बनाया। जब 2022 में इलेक्शन हुआ तो 2022 में BJP 32 सीट ले आई और इन्होंने अपना सरकार बना लिया। अच्छा, यहाँ के जो CM हैं, जो मिस्टर N बीरेन सिंह हैं, ये 2017 में भी CM रहे थे, 2022 में भी CM रहे। चूँकि 2022 में BJP फुल पावर में आ गया, तो जहाँ पे BJP पावर में आता है वहाँ पे RSS एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, 2022 में RSS एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में इन्होंने अल्पसंख्यक के खिलाफ जो वैष्णवी मैतेई थे वहाँ पे, जो मैतेई वहाँ पे इम्फाल घाटी में थे 10% एरिया में, 57% मैतेई थे, तो उनमें से जो वैष्णव मैतेई था उनको उकसाया गया। उकसाया किसके खिलाफ गया? अल्पसंख्यक जो यहाँ के लोग थे। अल्पसंख्यक में आप कह लीजिए नागा, कुकी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, कुछ भी कह लीजिए आप। इससे काफ़ी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाने लगा, जैसे मैतेई बेस ऑर्गेनाइजेशन लीगल काम कर रहा है बिना कोई लीगल अथॉरिटी का, लीगल पावर भी नहीं है, और अल्पसंख्यक विरोधी नारेबाजी यहाँ पे लगने लग गया। उकसा तो RSS ने दिया ही था, उसके बाद नारेबाजी भी करना शुरू कर दिया, जिससे नारेबाजी में वृद्धि हो गया। तो आप कहेंगे या आप देखें कि पॉलिटिकल एंगल से ये भी एक रीज़न है वहाँ पे वायलेंस होने का। ये मैप आप जो देख रहे हैं इसमें देखिए मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है।
साथ में इनका जो बॉर्डर लगा हुआ म्यांमार से लगा हुआ है। अब म्यांमार में ये नोट कर लीजिए, चीन स्टेट है। चीन सबसे कम वहाँ पर डेवलप वाला स्टेट है, और साथ में दूसरा स्टेट सागा इंग भी दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, ये तो पड़ोसी स्टेट हो गए, चीन और सागा इंग, जो म्यांमार में है। यहाँ पे गृह छिड़ गया था। तो मणिपुर में हिंसा का कारण ये भी बताया जाता है, जब चीन क्षेत्र में लड़ाई हुई थी तो उसके कारण मणिपुर और मिजोरम राज्य में, जो स्टेट अपना इंडिया का है, वहाँ पे रेफ्यूजी आ गए थे, वहाँ से रेफ्यूजी का एंट्री हो गया था। तो मुख्यमंत्री जो अपने बीरेन जी हैं, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग मई 2023 तक 2000 रेफ्यूजी मणिपुर में प्रवेश कर चुके थे और उन्हें रेफ्यूजी शेल्टर में रखा गया था। अगर अन्य अनुमान आप देखेंगे तो ये आंकड़ा जो इन्होंने 2000 बताया, ये 5000 से लेकर 10,000 के बीच में है। अब बात ये भी फैली है कि चीन रेफ्यूजी को कुकी ग्रामीण का सपोर्ट मिल रहा है। जो नागा और कुकी थे, उनमें से कुकी इन चीन रेफ्यूजी को सपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या हुआ, कुकी का राजनीतिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। अब इसी के कारण मैतेई लोग ने सभी कुकी को इलीगल इमिग्रेंट करार दे दिया गया। होम मिनिस्टर जो अपने अमित शाह हैं, उन्होंने कहा म्यांमार से कुकी लोगों के आने से मैतेई लोग में असुरक्षा पैदा हो गई है और हिंसा भी बढ़ गई है। लोगों का ये भी मानना है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसमें एक ये भी फैक्टर, एक ये भी रोल प्ले करता है। चाइना में जो वायलेंस हुआ था उसका एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, वो था इंटरनेशनल फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टर में आप देखेंगे कैसे म्यांमार और चाइना ने यहाँ पे दंगा फसाद करवाया। तो चलिए हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, इससे पहले हम लोग ईस्ट नीति के नाम से भी जानते थे, 1990 में इसे स्टार्ट किया गया था। इसे स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ था कि देश के जो पूर्व में हैं और उसके आगे पड़ोसी जो हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए इस नीति को स्टार्ट किया गया था। भारत के नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, इसे 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला स्टेट आ गया असम, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 7 हो गए। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंटली जो मैं बात कर रहा हूँ, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बीच एक छोटा सा हिस्सा को छोड़कर करके देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये लैंड लॉक एरिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस एरिया को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो भारत का देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है, ये 21 किलोमीटर तक बना लंबा मार्ग है, मार्ग से कनेक्टेड है, 21 किलोमीटर ही बस कनेक्टेड है। लेकिन चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ में 5000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, एक या एक से अधिक फॉरेन कंट्री के साथ में अपना बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये तो था बेसिक फॉर इंटरनेशनल फैक्टर का। चीन जो अपना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक कमज़ोर स्टेट समझता है, कमज़ोर बाउंड्री समझता है, जहाँ से चाइना इंडिया को ईजिली एक्सेस कर सकता है। यदि उद्देश्य से भारत को ग्रोथ को रोकना है तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, चाइना को कमज़ोर करना पड़ेगा। अगला, भारत को अपने आप में उलझाए रखिएगा। यदि वो इंटरनल स्थिति को अपना प्रमुख मुद्दे में उलझा रहेगा तो ये नेशन का जो है, इंडिया का नेशन का है, वो काफ़ी बड़ा फंड इस पर खर्च कर देगा। जो करंट अभी चल भी रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, मणिपुर में एक फंड खर्च कर रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारा इंडियन फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है। और भी 36 तरह के खर्चे होते हैं, शेल्टर देना होता है, खाना देना होता है, पीना देना होता है, काफ़ी चीज़ खर्च होता है जिसमें फंडिंग खर्च करता है। तो अगर इंडिया इन सब मुद्दों पे ही उलझा रहेगा तो ये अपना इंटरनेशनल इशू कैसे रिजॉल्व कर पाएगा या फिर अपना ग्रोथ पे कैसे फोकस कर पाएगा। तो चाइना का मोटिव है इन सब में आपको उलझा के रखना। तो इसलिए चाइना एक प्रॉक्सी वॉर में शामिल है।
प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, किसी के बिहाफ पे वॉर करना। तो जो भी ये मणिपुर में करवा रहा है, ये क्या लग रहा है, इंटरनल चल रहा है। चाइना को अच्छे से पता है कि नागा जो कुकी हैं मैते से ऐसे चलता है, 19-20 का इनका आंकड़ा है, कभी बनता नहीं है। तो चाइना इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है, वो अच्छे से वो इनमें फूट डाल रहा है, इनमें लड़ाई करवा रहा है, चाहे म्यांमार के थ्रू करवाए या खुद अपने थ्रू करवाए, इनमें फूट डाल देता है मणिपुर स्टेट में, और ये आपस में उलझते रहते हैं। आपको क्या लगता है, ये अगर इंटरनल होता तो इंडिया सॉर्ट आउट नहीं कर लेती? आप देखेंगे गुजरात में दंगा हुआ, इंडिया को टैकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। आप कहीं भी कोई भी स्टेट में देख लीजिए जो इंटरनल है, दंगा फसाद होता है, गवर्नमेंट उसे ईजिली कंट्रोल कर लेती है। जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर आता है, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कोई और कंट्री आके इन्वॉल्व होता है, वहीं पे इंडिया को दिक्कत होता है। तो 2023 से देखेंगे अभी तक ये चलता हुआ आ रहा है। अगर ये इंटरनल होता तो गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट नहीं कर लेती, ईजिली कर लेती। पर इसमें हाथ क्या है, मेनली चाइना का है। चाइना म्यांमार को भी बोला है, बांग्लादेश सबको बोला है, उसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंडिया को उलझाए रखना चाहता है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो इसे क्या कर रहा है, चाइना लाखों खून बहाना इसे कहते हैं। चाइना का बहुत बड़ा हाथ है इस मणिपुर में, आप माने या ना माने, लोग इसे एक फैक्टर मानते हैं। इंडिया गवर्नमेंट एजेंसी ने भी कहा है म्यांमार और बांग्लादेश के आतंकवादियों ने मणिपुर में मौजूदा जातीय संघर्ष हो रहा भड़काने में, भारत के बीच में बिछेड़ने में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के उग्रवादी नेताओं के साथ में मिलकर ये इंटरनेशनल साजिश कर रहे हैं, रच रहे हैं। तो ये सबको पता है, गवर्नमेंट एजेंसी को भी ये चीज़ पता है। मणिपुर में वायलेंस के पहले देखिए क्या हुआ था। फरवरी 2023 में मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिज़र्व फॉरेस्ट है इनका, वहाँ से जो इलीगल वहाँ पे बस गए थे आकर के रेफ्यूजी, उनको वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा म्यांमार से अवैध अप्रवासी जो 1970 से यहाँ पे आके बसे हुए थे उनको हटा रहे हैं। पर ट्रैवल ग्रुप में आप देखिए नागा और कुकी आते हैं, उन्होंने क्या कहा, इलीगल रिफ्यूज़ी को हटाना एक बहाना है, बाकी इससे मैते लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉपुलेशन को उनकी भूमि से उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ट्राइबल पॉपुलेशन को उनकी भूमि से खदेड़ देना है। ट्राइबल का ये कहना था। इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिए। इस मैप में आपको दिख रहा चुराचांदपुर, कंगपोकपी और तिंग नोपल। तो एक्चुअल में क्या हुआ, फरवरी 2023 में जो बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट है मणिपुर में, वहाँ पे इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से चुराचांदपुर, कंगपोकपी और तिंग नोपल डिस्ट्रिक्ट से वनवासियों को ट्रेसपासर घोषित करना शुरू कर दिया, मतलब अतिक्रमणकारी, मतलब जो दस्ती आप घुस आए मेरे एरिया में, और बेदखल अभियान शुरू कर दिया। इस कदम से क्या हुआ, आदिवासी विरोधी के रूप में देखे जाने लगे। जो आदिवासी लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। मार्च में उसके बाद में क्या हुआ देखिए, ये फैब की कहानी थी। मार्च में मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी सहित 3 कुकी उग्रवादी समूह के साथ में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इसके पहले हम समझ लेते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है क्या। 22 अगस्त 2008 को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते का उद्देश्य मणिपुर की कुकी उग्रवादी जो थे उन्हें पॉलिटिकल वार्ता कन्वर्सेशन में स्टार्ट करवाना था, पॉलिटिकल वार्ता में शुरू करना था। कुकी संगठनों ने शुरू में अलग कुकी राज्य की मांग की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ में एक कुकी लैंड क्षेत्रीय परिषद का प्रस्ताव रखा था और ये इम्प्लीमेंट भी हो गया था। इनिशियली ये 1 साल के लिए हुआ था, उसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे मणिपुर गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम कैंसिल कर रहे हैं
अब देखिए क्या हुआ उसके बाद में। कई मणिपुर संगठनों ने पहाड़ी क्षेत्रों में असमान जनसंख्या वृद्धि की शिकायत करती हुए 1951 को आधार बेस मानकर एनआरसी एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने का दावा किया। मतलब मणिपुर का संगठन का कहना ये था कि 1951 को आप बेस ईयर मानिए। जो भी गवर्नमेंट 1970 को बेस ईयर मान करके उनको निकाल रही थी, जो रेफ्यूजी आ गए थे, बट अब इनका कहना था कि आप 1970 नहीं 1951 लीजिए, इसको बेस ईयर मानिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के लिए। और इसके लिए इन्होंने दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पे जाकर प्रदर्शन किया। संगठनों ने ये भी दावा किया कि मणिपुर की जनसंख्या वृद्धि अचानक 24.5 से इंक्रीज हो गया, जबकि जो नेशनल औसत एवरेज पॉपुलेशन का ग्रोथ का था 17.64 था। तो यहाँ पे मोटा मोटी मणिपुर में 7% ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। उन्होंने देखा कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे नागा कुकी रहते हैं वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ देखा जा रहा। अब देखिए ग्रोथ रेट में वृद्धि नेचुरल बर्थ से तो आप समझ नहीं सकते हैं। इसे केवल आप कैसा समझ सकते हैं कि पड़ोसी स्टेट जो हो गया, मैं म्यांमार की बात कर रहा हूँ, चाइना की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ का रीज़न है पॉपुलेशन में, ये मेन रीज़न माइग्रेशन का था यहाँ पे। अब पहली हिंसा जब भड़की जब कंग पोकपी ज़िले में एक झड़प में 5 लोग घायल हो गए थे, जहाँ प्रदर्शनकारी ने रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम पे जो आदिवासी का भूमि था उनको जबरन अपना गवर्नमेंट कर रही थी। इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट हमसे हमारी ज़मीन छीन रही है। किनके नाम पे कि रिजर्व फॉरेस्ट का है या फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, उसके खिलाफ इन्होंने एक रैली निकाल दिया। जबकि राज्य कैबिनेट मणिपुर का जो था उन्होंने कहा राज्य सरकार के वन संसाधनों के लिए रक्षा के लिए पर कोई समझौता नहीं करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये एक लाइन में कहना था कि इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। 11 अप्रैल को देखिए क्या हुआ। 11 अप्रैल को इम्फाल के आदिवासी कॉलोनी में 3 चर्चों को इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल करके स्टेट गवर्नमेंट ने इसको तोड़ दिया। ये 11 अप्रैल की बात थी। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने के एक जज ने राज्य सरकार को ये ऑर्डर दिया कि मैत्य को एसटी ग्रुप में, मतलब शेड्यूल ट्राइबल ग्रुप में आप एक बार लिस्ट करने की कोशिश करिए। इससे क्या हुआ, ऐसे कुकियों को डर था कि एसटी दर्जे से मैत्य लोग वो प्रोटेक्टेड हिली एरिया में जो आ नहीं सकते थे वो उसमें आकर ज़मीन खरीद सकते थे। तो ये कुकी लोग के मन में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था। आदिवासी समूह ने राज्य सरकार की कार्रवाई के विरुद्ध में 28 अप्रैल को कंप्लीट शटडाउन का अनाउंसमेंट किया, जिस दिन वहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को ओपन एयर जिम और स्पोर्ट्स फैसिलिटी का उद्घाटन के लिए चूरा चांदपुर का दौरा करना था। अब आप इस पिक्चर को देख लीजिए, इसमें गाड़ी और मोटर व्हीकल्स वगैरह को जलते हुए दिखाया गया है। 28 अप्रैल को इनको वहाँ पे इनॉग्रेट करना था जिम और स्पोर्ट फैसिलिटी, बट यात्रा के एक दिन पहले मतलब 27 अप्रैल को यहाँ पे जिम में आग लगा दिया गया, तोड़ फोड़ किया गया। 28 अप्रैल को सेक्शन 144 लागू कर दिया गया और साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस से झड़प हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने आंसू गैस तक का इस्तेमाल किया। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो स्वयं मैते समुदाय से हैं, उन्होंने ट्विटर और टीवी चैनल पे कुकियों पर निशाना साधा, जिससे समुदाय के बीच में पहले से मौजूदा तनाव और गहरा हो गया। तो मैते, नागा और कुकी के बीच में जो तनाव चल रहा था वो पहले से बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। अब हम बात करते हैं इनिशियल राइट्स के, मतलब इनिशियल में जो दंगा फसाद हुआ था। मैते और कुकी के बीच में लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक एक आदिवासी संगठन है, उसने क्या किया, जो मणिपुर के हाई कोर्ट ने
अभी ऑर्डर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि मैते को भी आप एसटी में लिस्ट करने के लिए विचार कीजिए। उसका विरोध करके ये जो संगठन है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर विरोध किया और 3 मई को आदिवासी एकजुट मार्च नामक रैली का आह्वान किया और अप्रॉक्सीमेटली इस रैली में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारी ने पार्टिसिपेट किया था। 3 मई को हुई हिंसा के दौरान गैर आदिवासी इलाकों में ज़्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया गया। इसके बाद में पुलिस के अनुसार इम्फाल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला किया गया। 500 रहने वाले को डिस्प्लेस होना पड़ा। उन्हें लाफे लपात में शरण लेनी पड़ी। अब लाफे लपात क्या है? भारत के जो मणिपुर स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस राज्य में एक पश्चिम में ज़िले में एक स्थित नगर है जहाँ ये लाफनार है जो इम्फाल से बिल्कुल सटा हुआ है। हिंसा से प्रभावित लगभग 1,000 मैते को भी अपना क्षेत्र से भागना पड़ा। जो मैते कहाँ पर रहते थे? इम्फाल घाटी में रहते थे, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा और बिष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी। अब देखिए, कंगपोकपी शहर में 20 घर जला दिए गए। हिंसा चुराचांदपुर, ककचिंग, कांचीपुर, सोईबम, लिकाई, ट्रिंगप्रोपाल, लैंगोल, कंगपोकपी और मोरे में देखी गई, जबकि ज़्यादातर हिंसा यहीं इम्फाल घाटी से केंद्रित था। इसके दौरान कई घर, पूजा स्थल और अन्य प्रॉपर्टी में जला दिया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। 4 मई को, ये 3 मई की घटना थी जो अभी तक मैं बताया था। 4 मई को हिंसा का ताज़ा मामला सामने आया। दंगियों पे काबू पाने के लिए पुलिस बल ने कई राउंड आंसू गैस छोड़े। कुकी विधायक वुंज जाकिन वाल्टे जो बीजेपी से हैं, जो चूरा चांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधित्व करते हैं, पर दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया जब वो राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। 5 मई को उनकी हालत गंभीर बताई गई, जबकि उसके साथ एक व्यक्ति आया था, एक पर्सन थे, उनका मौत हो गया। सरकार ने कहा हिंसा के दौरान लगभग 1700 घर और कई वाहन को जला दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो 3 और 4 तारीख को दंगा हुआ था उसको देख कर के 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया, जिसमें गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, ककचिंग, थौबाल, जिरीबाम और बिष्णुपुर ज़िले, साथ ही आदिवासी बहुल चूराचांदपुर, कंगपोकपी और तेंगनोपल ज़िले भी थे। मणिपुर सरकार ने 4 मई को देखते ही गोली मारने का आदेश को जारी कर दिया था। 3 मई के अंत तक असम राइफल और भारतीय सेना के 55 टुकड़ियों का इस क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। 4 मई तक 9,000 से अधिक लोगों को सुरक्षा स्थलों पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो वहाँ पे लोकल पीपल रहते थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। 5 मई तक लगभग 20,000 और 6 मई तक 23,000 लोगों को सैन्य निगरानी में सुरक्षित स्थानों पे डिस्प्लेस कर दिया गया था। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को इस क्षेत्र में भेजा। लगभग 10,000 सेना, अर्धसैनिक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मणिपुर में तैनात किए गए। 4 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान के सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद जो बोलते हैं आर्टिकल नंबर 355 को लागू कर दिया गया और मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये अपने हाथ में ले लिया। मतलब इसकी सुरक्षा की जो गारंटी पहले मणिपुर गवर्नमेंट के पास में थी उसे अब अपने हाथ में ले लिया। 14 मई तक मणिपुर में कुल सैनिक जमावड़ा 126 सेना कॉलम और अर्धसैनिक बलों की 62 कंपनियां का था। मतलब यहाँ पे कुल देखा जाए तो मोटा मोटा काफ़ी सेना वहाँ पे भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सैनिक की तैनाती
के कारण पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ पे पहाड़ी एरिया से रिलेटेड उग्रवादी और भारतीय रिजर्व बटालियन के बीच में कई बार लड़ाई हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 5 उग्रवादी मारे गए। एक अलग मुठभेड़ भी हुआ, उसमें 4 उग्रवादी मारे गए। 6 मई तक स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई थी। अब देखिए, इसी बीच पत्रकार मोसेस लियान जिन के अनुसार हिंसा के दौरान कम से कम 27 चर्च को नष्ट कर दिया गया या जला दिया गया। मणिपुर गवर्नमेंट के अनुसार 9 मई तक मरने वालों की संख्या 60 से अधिक थी और 10 मई को स्थिति रिलेटिवली पीसफुल बताया गया था। मतलब 10 मई तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताया जा रहा था। कुछ स्थानों पे कर्फ्यू में ढील दे दी गई थी। हालांकि मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में एक घटना में अज्ञात आतंकवादियों ने भारतीय सैनिक पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक घायल भी हो गया था। अब अज्ञात के यहाँ पे कुछ मतलब नहीं निकलता, सीधे साफ साफ लोग हैं, चाइना और म्यांमार के लोग हैं। आप अज्ञात किसे कहेंगे? जिसके पास में आधार कार्ड नहीं हो। आज तो सबके पास में बायोमेट्रिक है, सब कुछ है। तो अज्ञात कौन सा होगा? जिसके पास में इंडिया का कोई आईडी कार्ड नहीं है। इंडिया का आईडी कार्ड किसके पास में नहीं हो सकता? या तो चाइना या म्यांमार या कोई भी पड़ोसी अपनी कंट्री हो गई। 12 मई को संगीत कुकी उग्रवादी ने बिष्णुपुर जिले में पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक अलग घटना में चुराचांदपुर जिले में तुरबुंग में एक सैनिक को चाकू मार दिया गया और मैथे समुदाय के 3 सदस्यों को अपहरण कर लिया गया। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस आप देख रहे हैं कि कभी किसी को सैनिक को मार दे रहे हैं, कभी किसी को किडनैप कर ले रहे हैं। एक दिन बाद मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह जो है हिंसा में मरने वालों की संख्या 71 बताई। वहाँ 9 मई तक कितना था? 60 था। बट अब देखिए 13 मई को इन्होंने कहा कि 71 लोग मर गए और उसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के 3 मजदूर भी शामिल थे। कुलदीप सिंह ने कहा कि शिविर में रहने वालों की आंतरिक रूप से डिस्प्लेस पीपल की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। डिस्प्लेस पीपल का मतलब जो गायब हो गए, और लगभग 45,000 लोगों को अन्य क्षेत्रों में, माफ़ करिए, डिस्प्लेस पीपल का मतलब एक प्लेस से जिनको दूसरे प्लेस में हमने पहुंचा दिया, और लगभग 45,000 लोगों को अन्य क्षेत्रों में रीएलोकेट कर दिया गया। 14 मई को अब क्या हुआ? टोरबुंग क्षेत्र में ताज़ा हिंसा की खबरें सामने आई, जिसमें अज्ञात आगजनी करने वाले ने घरों और ट्रकों सहित अधिक प्रॉपर्टी को जला दिया। सीमा सुरक्षा बल के 5 कंपनी तैनात की गई। एक अलग घटना में असम राइफल के 2 जवान भी घायल हो गए। उसी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य मंत्री का एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति का चर्चा करने के लिए अपने होम मिनिस्टर अमित शाह के पास में नई दिल्ली आए। इस बिंदु तक हिंसा के इन्होंने मतलब जो वहाँ पे डेलीगेशन आया था मणिपुर से चल करके यहाँ पर दिल्ली में होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करने के लिए, उसमें इन्होंने बताया कि 73 लोग मर गए, 243 घायल हो गए, 1809 घर जलाए गए, 46,145 लोग को निकालना पड़ा, डिस्प्लेस करना पड़ा, 26,358 लोगों को और 178 राहत शिविर में लाया गया। 3,124 लोगों को वहाँ पे उड़ाने भर करके लाया गया और कम से कम 385 क्रिमिनल केस को भी रिकॉर्ड किया गया। 16 मई को इंटरनेट ब्लैकआउट और कर्फ्यू लगा दिया गया। भोजन की कमी बताई जा रही थी। दुकानें, स्कूल और कार्यालय सब बंद हो गए थे। हजारों लोग शरणार्थी शिविर में फंस गए थे। सप्ताहांत में जो ताज़ा हिंसा खबरें आ रही थी उसमें अधिक डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी लोगों को ले जाया जा रहा था। 17 मई को अब देखिए क्या हुआ, इंटरनेट ब्लैकआउट को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। 29 मई को ताज़ा हिंसा हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोग मारे गए। अब इन सब दंगा फसाद के बीच में 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को लगभग 1000 लोगों के बीच में नंगा घुमाते हुए दिखाया गया। यह घटना 4 मई 2023 को है, जो एक मैते
महिला के बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी। पुलिस की शिकायत के अनुसार कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाएं जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें मैते भीड़ ने रोक लिया। दोनों पुरुष को जो आदमी थे उनको मार दिया गया और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद एक महिला के साथ में क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार भी किया गया। एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस भी शामिल थी। अब देखिए, जिस पुलिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, अगर वो ऐसे इंसिडेंट को रोक नहीं पाए तो बताइए कॉमन आदमी अपने दिमाग में पुलिस के बारे में क्या क्या सोचेगा। मैं उस रेप और एक वीडियो क्लिप को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो एक घिनौना अपराध से कम नहीं है, इसलिए मैं ये क्लिप को यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा। अब देखिए, ये वीडियो ट्विटर पे अपलोड कर दिया गया था। सरकार ने कानून और लीगल का हेल्प लेकर के, लीगल सपोर्ट लेकर के इन्होंने ट्विटर से हटाने की बात कही, जो कि ट्विटर में से बाद में हटा भी दिया। वीडियो का प्रसारित जब वीडियो अपलोड कर दिया गया था उसके कुछ घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग कुछ एक्शन लीजिए, अदरवाइज़ हम इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस पे अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे 80 दिन बाद अपनी चुप्पी को तोड़ा और उन्होंने कहा कि उनके दिल में गुस्सा, दर्द, बहुत चीज़ भरा हुआ है। कई लोग ने बताया कि इंटरनेट जब स्टेट में बंद कर दिया गया था तो उससे ये सब इंसिडेंट छिपाने में काफ़ी हेल्प हुआ। अब एक समाचार पोर्टल है न्यूज़ लॉन्ड्री ने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को इस घटना की जानकारी, जो दोनों अभी लड़की की बात कर रहे हैं हम जिनके साथ में रेप हुआ था, कि जानकारी उन्हें जून में दिया गया था, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक कितना शर्मनाक चीज़ है। 20 जुलाई 2023 को मणिपुर पुलिस ने घोषणा कर दिया कि अपराध के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 22 जुलाई को 5वीं गिरफ्तारी हुई है। मतलब आप ये देख लीजिए, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, जब अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे बयान आया, उसके बाद पुलिस ने 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कितनी शर्म की बात है। पुलिस अपने आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी, इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा था। 23 जुलाई को अपराध के संबंध में एक किशोर युवक को भी गिरफ्तार किया इन्होंने। अब देखिए, इन सब के बीच में, इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की बात कर लेते। जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, जो FIR वहाँ पर रजिस्टर थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कार्रवाई थी, अब ये देख लेते। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में हुई हिंसा से करीब 6000 FIR का पूरा ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने यह जानकर भी हैरानी जताई कि भीड़ द्वारा जो 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था पब्लिकली, उस पर यौन हमला भी किया गया था, उस पर पुलिस ने अभी 0 FIR किया था। मतलब उन्हें FIR दर्ज करने में पुलिस को 14 दिन लग गए थे। ये लगाइए। 1 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच को मंदबुद्धि बताया और कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो गया है। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट पास किया कि यहाँ पे पुलिस कुछ काम नहीं करी, मंदबुद्धि है, और यहाँ का जो कंसल्टेशन मैकेनिज्म मशीनरी सिस्टम यहाँ पे कंसल्टेशन को माना जाता है, वहाँ पे ये जो कंसल्टेशन को है वहाँ पे मणिपुर में फेल हो गया है। ये देखिए अपने आप में कितना बड़ा रिमार्क है जो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को कह लीजिए, पुलिस को कह लीजिए, वहाँ पे लगाया। 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब अपने आप इस ऑफेंस को
कॉग्निजेंस मान लिया। कॉग्निजेंस का ये मतलब हो गया कि ये अपराध है, घिनौना अपराध है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को घिनौना मान लिया और एक कमेटी बनाया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की रिटायर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल जो इस कमेटी को लीड करती, उसमें एक ये मेंबर थी। फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट जज शालिनी प्रशांकलर जोशी, ये भी एक मेंबर थी। फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज आशा मेनलो को भी इसमें रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए मेंबर बनाया गया, और जांच को देख रेख करने के लिए फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्रे पडनासंगली को अपॉइंट कर दिया गया। तो कुल मिला के ये कहिए कि 7 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था उसमें कितने मेंबर थे? एक कश्मीर के चीफ जस्टिस रिटायर थे, दूसरा मुंबई हाई कोर्ट के थे, तीसरा दिल्ली हाई कोर्ट के थे, और एक देख रेख के जिनके सुपरविजन में ये काम करना था वो मुंबई पुलिस का था। मतलब 4 लोग की एक टीम बना दी। मार्च 2025 में 6 सुप्रीम कोर्ट के जज को वहाँ रिलीफ कैंप में विज़िट करना था। रिलीफ कैंप में उन्होंने आई थिंक विज़िट किया भी, जहाँ पे आदमी को मणिपुर में डिस्प्लेस किया गया था। मतलब एक जगह से जहाँ दंगा फसाद हो रहा था वहाँ से उठा कर के रिलीफ कैंप में लेके गया था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को मार्च 2025 में 6 जज को वहाँ पे जाना था। मणिपुर वायलेंस 2030 से ये स्टार्ट हुआ था, अभी तक आप ये देखेंगे अभी तक ये चलते आ रहा है। आप लोग का अलग अलग थॉट्स हैं, बट इस बीच में देखिए काफ़ी लोगों ने रिएक्ट किया। मैं मेन रिएक्शन आपको बता देता हूँ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि दंगा जो है 2 समुदाय के बीच में दंगा है, जो गलतफहमी के बीच में ये फैला है। अपनी जो सांसद शशि थरूर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे राष्ट्रीय शासन की भी मांग की थी भाजपा, और कहा था भाजपा के नेतृत्व में वाली सरकार इसे चलाने में, इसे मैनेज करने में फेल हो गई है। तीसरा देखिए, एक मैं बताता हूँ, 19 मई को कोकिम मिजो जूमी जनजातियों की सैकड़ों महिलाओं ने नई दिल्ली में जंतर मंतर में विरोध भी किया था। मणिपुर में सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से इंटरफेयर करने की मांग भी की थी। महिलाओं ने राष्ट्रीय झंडे लहराए, खुद को अप्रवासी नहीं बल्कि भारतीय घोषित करने वाले पोस्टर के लिए लेकर के थी वहाँ पर। साथ में आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीण को बेदखल करने से तनाव पैदा करने के लिए आलोचना भी की थी। तो ये था कुल मिलाकर के जो मणिपुर का वायलेंस के बारे में। तो आप ये अगर मैं क्रक्स निकालूँ, मोटा मोटी क्रक्स निकालूँ, तो आप ये चीज़ देखिए, मणिपुर 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट हो गया इम्फाल वैली, दूसरा हो गया हिली एरिया। इम्फाल वैली मणिपुर का 10% हिस्सा कवर करता है और हिली एरिया जो 90% कवर करता है। अब जो इम्फाल वैली उसमें मैते रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन रहते हैं, और जो 90% एरिया है जो हिली एरिया में रहते हैं उसमें नागा, कोकी और अदर बैकवर्ड क्लास भी रहते हैं। अब देखिए, नागा कोकी के पास में एसटी का अपना जो क्या जाति कहते हैं, हम एसटी जाति के हैं, बट इसमें मैती में ओबीसी हैं। अब इनका नागा कोकी का ये मानना है कि अगर मैती एसटी में आ गए तो इनको भी काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। वैसे मैती ओबीसी में है तो इनको ये हिली एरिया में जाकर के कुछ खरीद नहीं सकते, इन पे ये रोक लगाया गया है। वहाँ पे सिर्फ हिली एरिया में एसटी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। अब एक कमेटी आई थी, कमेटी ने बोला था कि मैथियों को आप एसटी का दे दीजिए, एसटी में लिस्ट कर दीजिए। तो नागा और कुकी को मानना था कि एसटी में इनको अगर लिस्ट कर दोगे तो हमारा बेनिफिट कम हो जाएगा, हम लोग का वर्चस्व कम हो जाएगा। अब दंगा फसाद जो यहाँ पे मणिपुर में हुआ था उसको फैलाने के काफ़ी सारे फैक्टर थे। एक तो ये फैक्टर जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा फैक्टर आता है इंटरनेशनल फैक्टर आता है, जिसमें आपने देखा चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी कंट्री ने रोल प्ले किया। अब देखिए,
एक फैक्टर को आप भी पॉलिटिकल फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये सब फैक्टर के चलते यहाँ पे दंगा फसाद हुआ था। तो आप अल्टीमेटली मैं एक ही कंक्लूज़न निकालना चाहूँगा। अगर एक लाइन में अगर आप निकालने के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूँगा जो यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है वहाँ पे म्यांमार और मेनली चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट को हटा दिया जाए तो ये जो दंगा फसाद है गवर्नमेंट अपना 1 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर ही बंद कर देगी। जहाँ पे इंटरनल इशू होता है वहाँ पे गवर्नमेंट को रोकने में कोई दिक्कत नहीं होता। जहाँ पे फॉरेन कंट्री फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट को रोकने में दिक्कत होता है। अब आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार और अच्छे अच्छे केस स्टडी लाता रहूँ और आप लोग उसे टाइमली देखते रहें।